मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं चरहुआ गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं राजन कनौजिया जी, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी। आइए इनसे बात करते हैं। 2022 का चुनाव, जैसा कि आपको बता दें 2022 का चुनाव आ रहा है और सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में आइए बात करते हैं राजन कनौजिया जी से। जानना चाहते हैं 2022 का क्या स्टैंड है पार्टी का और कैसे चुनाव लड़ेंगे ये। सर 2022 का चुनाव आ गया है, क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? आज चरहुआ में हम उपस्थित हैं। ये शहीदों की धरती है, क्रांतिवीरों की धरती है और इस धरती को मैं नमन करता हूं। 2022 का चुनाव बहुत ही करीब है और लगभग सारे दल चुनावी मूड में हैं और अपने अपने तौर तरीके से अपने दल को मजबूत करने के लिए और सत्ता में स्थापित करने के लिए और जो सत्ता में है वो पुनः सत्ता में स्थापित करने के लिए ताना बाना बुन रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर और समाजवादियों की जो सोच रही है उस सोच को मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव गांव में जा कर के सारे लोगों से मिलजुल करके और दुख सुख में शामिल होकर के पार्टी को मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उसका क्रम जारी है। हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, सेक्टर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं और तमाम हमारे ऐसे नेता हैं जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं और उनसे भी ज़्यादा सक्रिय ऐसे भी हमारे पार्टी में लोग हैं जो कभी किसी पद पर नहीं रहे लेकिन पद पर रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा मजबूती से पार्टी को मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी बलिया में बेहद मजबूत है। इतना मजबूत है कि जितना झंडा रूलिंग पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का, उससे ज़्यादा झंडा समाजवादी पार्टी के पास है इस जनपद में। सर अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी की सरकार इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में रही है, बट पूर्वांचल की अगर बात करें, पूर्वांचल जैसे उत्तर प्रदेश का हिस्सा होते हुए भी पूर्वांचल आज संघर्ष कर रहा है, कहीं ना कहीं पीछे है। इसका क्या रीजन रहा? अब इसका रीजन ये रहा कि जो भी लोग सत्ता में आए निश्चित रूप से इस इलाके की अनदेखी किए। और जहाँ तक बलिया का सवाल है, बलिया अंतिम जिला है, पूरब का अंतिम जिला है। ये लास्ट छोर पर बसा हुआ है बलिया। यहाँ से सारी सीमाएं बिहार की लगती हैं। और पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो जो बहुत बहुप्रतीक्षित चीज़ें थी, बलिया के लोग जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, कई दशकों से स्वाधीनता के बाद, उन तमाम कामों को करीब करीब पूरा करने का प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ विश्वविद्यालय बने। उच्च शिक्षा के लिए लोग दूर दूर जाते थे, कभी जौनपुर, कभी उससे पहले गोरखपुर और वाराणसी। वह चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बलिया में मुहैया कराया। और देश का दूसरे नंबर का सेतु जो जनेश्वर जी छोटे लोहिया के नाम से विख्यात रहे, समाजवादी रहे, उनके नाम से जनेश्वर सेतु का भी निर्माण हुआ जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ रहा है। बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज भी दिया। और जितनी सड़कें देख रहे हैं बलिया के अंदर, महत्वपूर्ण सड़कें सारे पिछली सरकार ने, सपा की सरकार ने बनाया। और तमाम अग्निशमन केंद्र हो, सब स्टेशन हो, तमाम इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, तमाम तरह से विकास बलिया का करने का प्रयास माननीय अखिलेश जी ने अपने शासनकाल में किया। उससे ज़्यादा न पहले कोई किया और न अब कोई कर रहा है। इस समय तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इस समय तो बस सारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को धज्जी उड़ाया जा रहा है और विकास के नाम पर ही समाजवादी पार्टी अग्रेसिव है कि हम पुनः सत्ता में आएंगे और जन जन तक जो भी विकास कार्य हुए उसको पहुंचाने का प्रयास किया। मगर बीजेपी तो यहाँ पे आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी में बस एक के काम होता है, ये लाल टोपी लगा के गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा करते हैं, करप्शन घुसखोरी बहुत ज़्यादा होती है इनकी सरकार में। और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार विकास के लिए काम करती है। विकास का जहाँ तक सवाल है, विकास छिपा नहीं है। चाहे कान्हा स्टेडियम हो इंटरनेशनल और चाहे एक्सप्रेसवे हो, जो भी देख रहे हैं, चाहे मेट्रो हो, सारी काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। उनको लाल टोपी से बहुत ही परेशानी है
और सही बात है कि जब स्वाधीनता आंदोलन में जाएंगे तो उनका कैसा चाल चरित्र रहा है ये छिपा नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, उनकी क्या एक्टिविटी थी। इन्हीं लोगों ने आंदोलन करके जो चाहे आज़ादी की पहली लड़ाई हो और फिर दूसरी लड़ाई जो लड़ा गया, जो आपातकाल जो घोषित हुआ था, उस लड़ाई को भी समाजवादियों ने ही लड़ा। ये लोग हमेशा उन लोगों से समझौता करते रहे हैं जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है। अभी एक नया स्टेटमेंट दिया कि जो भी राशन बंटता था पहले सपा की सरकार में, ये अब्बा जान भाई जान लोग खा जाते थे, अब जाके जिन लोगों को चाहिए उन लोगों को मिल रहा है। ऐसे स्टेटमेंट में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जितना उपलब्ध कराना है राशन, उससे कई गुना ज़्यादा उसके ब्रांडिंग पर खर्चा हो रहा है, तो इसे नियत को समझा जा सकता है। 50-60 रुपये का अनाज है और 150-200 रुपये का ब्रांडिंग के लिए आप बैग दिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इससे नियत का पता साफ साफ चलता है। और यह बिल्कुल सही बात है कि यदि इन लोगों की नियत ठीक रहती तो देश का ऐसा हालात नहीं होता। सारे सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है। ये पहली सरकार है जो नफरत फैला रही है पूरे देश के अंदर, भाई भाई के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इनका बस चले तो पति पत्नी में भी ये नफरत फैला दें, इन लोगों की ये नियत है। आजकल काफ़ी, अगर आप जैसे नफ़रत वाली बात की तो इस पे याद आया कि हिंदू खतरे में है, बहुत दिनों से हिंदू खतरे में चल रहा है और ये एक ट्रेंड चल चुका है और इस पर लंबी लंबी डिबेटें होती हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, कभी कहा जाता है कि मुस्लिम खतरे में है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारत ऐसा देश है कि यहाँ कोई कभी खतरे में न रहा है और न आज खतरे में है, न कल खतरा में रहेगा। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और दुनिया में इसी से इसका सम्मान है। यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के रहते हैं। भारत गाँव का देश है। आप किसी भी गांव में, चाहे चरौआ हो और चाहे देश का कोई भी गांव हो, हर जात धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और सारे लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहते हैं। ये लोग राजनीति तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं जिससे देश को टूटने का खतरा है। स्वतंत्र देव सिंह पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश में ना ही महंगाई है और ना ही बेरोजगारी है, लोग बहुत खुश हैं हमारी सरकार से। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्थिति ऐसा पैदा किया गया है कि जिनके जिम्मे देश की सीमाओं की रक्षा करना है, देश के अंदर 3 सेनाएं हैं, जल थल वायु, उसके अलावा तमाम अर्धसैनिक बल हैं, देश की रक्षा करने का काम सारा उनका है। लेकिन ये ऐसी स्थिति क्रिएट किए हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि ये पूरे आम लोगों को जो अपनी समस्या से ग्रसित हैं उनको भी ये लोग राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भारत में कौन ऐसा है जो राष्ट्रभक्त नहीं है, भारतीय नहीं है, देश के बारे में नहीं सोचता है? ये खुद नहीं सोचते और दूसरे पर चार्ज लगाते। देश की सेना के जिम्मे है कि देश की रक्षा करना। नहीं, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारत, उत्तर प्रदेश बहुत खुश है, ना महंगाई है ना बेरोजगारी है यहाँ। अगर बेरोजगारी होती और महंगाई होती तो लोग घर में नहीं बैठे रहे होते, सड़क पर निकल रहे होते। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोगों ने मानसिक रूप से तमाम लोगों को समझिए कि रिटायर्ड कर दिया, मैंने विकलांग बना दिया मानसिक रूप से। इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है, सबको पता है। और लोगों का भरोसा जो ख़त्म हुआ है, लोगों का भरोसा इस सरकार से ख़त्म है कि हम कितना ही चिल्लाएंगे, कुछ भी कहेंगे, कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। इसलिए लोग थक करके बैठे हैं, न कि ये सोच करके शांति है कि महंगाई नहीं, ये नहीं है। असली बात ये है कि उनको भरोसा ही नहीं है कि ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें लोकतांत्रिक तरीके से हम कुछ कहेंगे तो इस पर सुनवाई होगा। सुनवाई यदि होने का उम्मीद रहता तो लोग सड़क पर आते, रोड पर आते। फिर भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है 400 से पार, इधर सपा भी कह रही है 400 से पार, बीच में हाथी भी आ रही है, बीएसपी भी आ रही है और उन्होंने कह रहे 350 से पार। क्या लगता है आपका पार्टी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कहाँ पे स्टेबल कर रही है? हमारी पार्टी जो हमारा पिछला शासन काल रहा है उसके आधार बल पर और जो हमारा निरंतर इस संविधान और लोकतंत्र विरोधी जो सरकार है, इसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, इसको लेकर के हम लोग लगातार सड़क से सदन तक, चाहे प्रदेश का सदन हो, विधानसभा हो और चाहे पार्लियामेंट हो, लगातार सड़क से सदन तक हम लोग जनता के सवाल पर लड़ते रहे हैं। संघर्ष की बुनियाद से हम लोग पैदा हुए हैं और संघर्ष ही हमारा आधार है और अंत तक सत्ता आते जाते रहती है। सत्ता बहुत कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लोहिया जी ने बार बार कहा कि भले
पहाड़ गिरे या न गिरे, हम प्रयास करते हैं कि उसमें कम से कम लकीर खींच दें, एक चिंगारी निकाल दें। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो, बट इधर योगी जी आरोप लगा रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे थे कि अखिलेश यादव राजनीति से इनका, समाज से, मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये एसी में से निकलते हैं, 3-4 चक्कर लगाते हैं और फिर उसी में जाकर बैठ जाते हैं। ये राजनीति क्या करेंगे? अब क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश की जनता का। चाणक्य जी ने कहा था कि ऐसा आदमी शासक नहीं होना चाहिए जिसके बच्चे बच्ची न हो, लेकिन दुर्भाग्य है, और जिसके बच्चे बच्ची नहीं रहेंगे उसको राजा और शासक बनने का कोई राइट नहीं है। चाणक्य जी ने कहा था, क्योंकि वो कुछ दुख दर्द नहीं जानता, परेशानी नहीं जानता कि दुनियादारी क्या होता है, और वही आदमी आज शासक बन गया। और उनको तो कम से कम ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं। उनके पिताजी मरे थे, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इस समय उत्तर प्रदेश के निवासी भी हो गए। भारत ऐसा देश है कि दूसरे देश का भी आदमी यहाँ निवासी बनता है, दूसरे देश का उसका एक पीरियड निर्धारित है, तो वो भी यहाँ के निवासी हो गए। हाँ, इस मुद्दे पे हम जरूर बात करेंगे। एक सवाल मेरे मन में है, हम 2 जगह वोट नहीं देते हैं, बड़ा मैटर क्रिएट हो जाता है, मगर नेताजी 2 जगह से चुनाव लड़ जाते हैं, ये कहाँ से सही है? अब 2 जगह से 3 जगह से लोग लड़ लेते हैं चुनाव, कहाँ तक सही है? भारतीय संविधान को सब कुछ तो बताया जाता है, आम जनता को बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। हम 2 जगह से चुनाव लड़ें, हम 2 जगह वोट दें तो मैटर खड़ा हो जाता है, तमाम धाराएं लग जाएंगी, मगर आप 3 जगह से एक चुनाव लड़ जाते हैं और कोई सवाल नहीं पूछता, ये क्या रीज़न है? अब निश्चित रूप से आप लोग मीडिया से संबंधित हैं, इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं। और देखिए, ये मोबाइल है, ये बेहतर प्रगति करने के लिए बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। राज्यसभा बना, विधान परिषद बना, जो उच्च सदन बना प्रदेशों में और सेंट्रल में भी, वो बना कि दुनिया के देश के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां उसमें अग्रेसिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो अग्रणी है, उनको वहाँ पहुँचाने के लिए वो व्यवस्था बना था भारतीय संविधान में। ये अलग चीज़ है कि उसको लोग अपने स्वार्थ के लिए व्यवस्था बना लिए कि हम विधानसभा और लोकसभा में डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो हम विधान परिषद और राज्यसभा से चले जाएंगे और जा कर के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे। तो ये अलग चीज़ है, ये बड़ी बात है, और इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना अब की बार कहे सो पार। अरे निश्चित रूप से हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में रहेंगे। संख्या तो निर्धारित करना जनता जनार्दन का काम है, जनता की अदालत है, यही जनता है सत्तासीन भी करती है, यही जनता उतार भी देती है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे अखिलेश जी हैं, उनके संघर्ष और विकास, और जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं जनहित के सवाल पर, इससे ज़रूर अनुमान है कि हम लोग निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे और हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएंगे। ये थे राजन कनौजिया जी। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।